जय सियाराम प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका सियाराम ई लर्निंग्स में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों का 1-2 दिन में एग्जाम है, तो कई बच्चे फ़ोन कर रहे थे या कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो आज सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ यानी कि सेमेस्टर सेकंड में ह्यूमन ज्योग्राफी और फोर्थ सेमेस्टर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी दोनों पेपर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं उस क्वेश्चंस को बताऊंगा और उसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है उसका डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं इससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी और आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा या इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें, तो सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का पेपर होने वाला है ह्यूमन ज्योग्राफी का। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो आपका होगा मानव और पर्यावरण संबंध, यानी कि मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ चुका है। हालांकि और जो कह सकते हैं कि कंसेप्ट होता है या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की मीनिंग वगैरह होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से पढ़ के रखना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, विषय क्षेत्र क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है वो है मानव और पर्यावरण संबंध पे, मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप पे, जिसमें आप लोगों ने संभववाद के बारे में पढ़ा है, नियतिवाद के बारे में पढ़ा है और नवनियत के बारे में बाद में पढ़ा है। जैसे पॉसिबिलिज्म क्या होता है, डिटर्मिनिज्म क्या होता है और नियो डिटर्मिनिज्म क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर में आपका डायरेक्ट संभववाद, नियतिवाद या नवनियतिवाद पूछ सकता है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, तो दूसरे क्वेश्चन के रूप में आप लोगों ने पढ़ा है माइग्रेशन। माइग्रेशन, तो आप लोगों को माइग्रेशन में केवल एक चीज़ तैयार करके रखनी है कि वैश्विक माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास। प्रवास का मतलब आप लोग जानते हैं, तो वैश्विक प्रवास के बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे या वैश्विक प्रवास के ऊपर वैश्विक प्रवास क्या होता है, कितने तरीके से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। या प्रवास जैसे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन जिसको बोलते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कि पूरे विश्व वैश्विक प्रयास मतलब पूरे विश्व में माइग्रेशन किस तरीके से होता है और पूरे विश्व में माइग्रेशन यानी प्रवास के क्या क्या कारण हैं, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और आप लोग अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग किसी किताब से या किसी बुक से इसके बारे में पढ़ लें कि वैश्विक प्रवास क्या होता है। साधारणतः आप लोग प्रवास जानते हैं कि जब मानव समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है किसी भी कारण से, चाहे उसका पर्सनल रीजन हो चाहे कोई भी रीजन हो, उसी को हम लोग प्रवास कहते हैं या फिर माइग्रेशन कहते हैं। तो ये आपका माइग्रेशन से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में आप इम्पॉर्टेंट के रूप में इसको ले सकते हैं कि वैश्विक प्रवास को आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। मानव और पर्यावरण संबंध और उसके साथ साथ वैश्विक प्रवास। उसके बाद आपका एक यूनिट आता है वर्ल्ड ट्राइब्स का। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, यहाँ से देख लें क्वेश्चन थर्ड किस पे आप तैयार करके जाएंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़े होंगे या किताब में या सिलेबस में देखे होंगे वर्ल्ड ट्राइब्स यानी विश्व की जनजातियाँ। ट्राइब्स मतलब क्या होती है, जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, चलिए जिन बच्चों ने कहते हैं कि कोर्स परचेस किया था 300-400-500 रुपये का कोर्स था, हम लोग उसको ऑनलाइन पूरी तरीके से पूरा सिलेबस लगभग पढ़ डाले। थोड़ी सी समस्या आ गई थी बीच में इसलिए कुछ बाकी रह गया था, लेकिन तब भी वर्ल्ड ट्राइब्स भी मैंने पढ़ा दिया है। उसके साथ साथ माइग्रेशन भी पढ़ा दिया है, इन्वायरमेंट मैन और इन्वायरमेंट रिलेशनशिप वो उसने पूरा पढ़ा दिया। तो जिन बच्चों ने कोर्स ऑनलाइन क्लासेस ली है वो आसानी से इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्राइब्स में तो आपने 6-7 पढ़ा है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखेंगे। हालांकि पढ़ तो एक बार आप सभी लेंगे, लेकिन एस्किमो पहली जो जनजाति है वो है एस्किमो, और दूसरी जो जनजाति है जिसको आप लोग किर्गिज के नाम से जानते हैं या फिर खिर्गिज के नाम से जानते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लें। दो जनजातियां एस्किमो और खिर्गिज, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो सारे 5-6 जनजातियां हैं उनके बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे
हेडिंग सब में सेम ही रहती है, निवास क्षेत्र, जीवन यापन के ढंग, भोजन क्या है, क्या ये करते हैं, तो हेडिंग्स आप लोग याद कर लेंगे। और अगर किसी का भी पूछा जाता है तो आप आसानी से थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में आप पढ़े हैं तो आसानी से उसके बारे में लिख लेंगे, लेकिन इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसी में, क्वेश्चन नंबर 4, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, उतना ही तैयार करके आप लोग अच्छे से जाएंगे। और कोशिश तो करिएगा कि सारा सिलेबस तैयार हो जाए, जितना हम लोग पढ़े हैं ना, जानकारी हो गया। उसके बाद और भी छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे उसी में से आएंगे। ये तो बड़े क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपके हो सकता है आ जाए या संभवतः आ ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने वर्ल्ड ट्राइब के साथ साथ इंडियन ट्राइब्स भी पढ़े हैं। इंडियन ट्राइब्स मतलब भारत की प्रमुख जनजातियाँ, भारत की जनजातियाँ वर्ल्ड में तो पाई जाती हैं, भारत में भी कुछ विशेष प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें आप लोगों ने कई सारे पढ़े हैं, भूटियास पढ़े हैं, गद्दीस पढ़े हैं ना, और भी अलग अलग तरीके से पढ़े हैं। तो इसमें भी 2 हम आपको बता दे रहे हैं। पहला, हालांकि 6-7 होते हैं, 6-7 आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन 2 इसमें से इम्पॉर्टेंट है। एक मान लीजिए आपका हो गया भूटिया, पढ़ के जाइएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा गद्दी। ये दोनों ट्राइब्स या दोनों जनजातियों के बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और अपनी तरफ से दे दे रहे हैं हम लोग, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा या उसको पढ़ के जाइएगा। आप लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, मानव अधिवास, मानव अधिवास। तो अगर मानव अधिवास से संबंधित या ह्यूमन सेटलमेंट से संबंधित क्वेश्चन आता है तो अधिवास क्या होता है? अधिवास मतलब आप समझ रहे हैं घर, हाउस टाइप्स ने, घर के प्रकार। तो मानव अधिवास क्या होता है इसके बारे में तो आप लोग जरूर पढ़ लेंगे भाई। ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ें, उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगा। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउस टाइप्स यानी कि घरों के प्रकार। क्वेश्चन बन सकता है आपका क्या, हाउस टाइप इन इंडिया, यानी भारत में घरों के प्रकार, भारत में घरों के प्रकार और उनका वितरण। भारत में घरों का प्रकार और उनका वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, कि भारत में किस तरीके से घरों का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर आवास का डिस्ट्रीब्यूशन है, और कितने प्रकार के घर भारत में पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। स्पेशल डिफरेंस इन इंडिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस टाइप स्पेशल डिफरेंस टू इंडिया। ठीक है, घरों यानी कि घरों का वितरण किसके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि भारत में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं और उनका वितरण या उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, यानी किस रूप में वो फैले हुए हैं। तो इसके बारे में यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी तैयार कर लेंगे। बाकी ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में आप लोग जितना भी पढ़े हैं वो पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो आपके पास पहुँचे उन वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं हो पाता है तो किसी बुक से या किसी सीरीज से आप लोग इसको पढ़ के तैयार कर लीजिए। ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेमेस्टर 2 के लिए, आपके पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 में का भी एग्ज़ाम होने वाला है, एक ही 2 दिन में है, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था इसलिए मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाया। लेकिन तब भी सेमेस्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम बता नहीं रहे हैं, 4 ही 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन हुआ सेमेस्टर 2 में। 6 क्वेश्चन आप आसानी से या 1 दिन में या 2 दिन में पढ़ के तैयार कर सकते हैं। अभी 1-2 दिन आपके पास समय है ना। तो आगे अगर हम बढ़े सेमेस्टर 4 के बारे में कि सेमेस्टर 4 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस है या जो बुक है, इकोनॉमिक के मतलब कि ज्योग्राफी की जो ब्रांच है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के रूप में आपको पढ़ना है, यानी कि आपको आर्थिक भूगोल सेमेस्टर 4 में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आर्थिक भूगोल से संबंधित जो कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग तैयार कर लेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। आप लिख सकते हैं जैसे कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा ही दी गई है
या फिर संसाधन आप लोग पढ़े होंगे, रिसोर्स ना। तो रिसोर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ डालिए कि संसाधन क्या होता है। संसाधन से एक क्वेश्चन जो बार बार बनता है और बार बार देखने को बनता है। किसी ने कहा है, जिमरमैन, किसी ने क्या, एक विद्वान है जिमरमैन, उन्होंने कहा है संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं, बल्कि क्या होते हैं, बनते हैं। संसाधन होते नहीं, बनते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस सेंटेंस की आप क्या करिए, व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि संसाधन सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या होता है कि जो भी एनवायरनमेंट में उपस्थित कोई भी वस्तु जिसका मानव उपयोग करता है, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। चाहे वो पेन भी हो सकता है, चाहे ये बोर्ड भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, पेन, कॉपी, कलम, जिसका उपयोग आप लोग अपनी कह सकते हैं कि सरलता के लिए करते हैं, उसी को हम लोग संसाधन बोलते हैं। लेकिन सारी चीज़ें संसाधन नहीं होती है, संसाधन बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है, जिन चीज़ों का आप उपयोग करेंगे वही संसाधन होगा ना। अब उसको, आप किसी भी चीज़ को संसाधन बनने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो उदासीन तत्व होते हैं जो इन्वायरमेंट में पहले से पड़े हैं, पहले आप उसको लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट में पेड़ ही है, पहले आप पेड़ को काटेंगे, पेड़ से मेज बनाएंगे या डेस्क बनाएंगे, तब वो आपके लिए संसाधन का कार्य करेगा ना। केवल पेड़ आपके लिए मेज डेस्क बन के डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो वही कहा गया है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में कह सकते हैं एग्जाम्पल दे के आपको समझाना है, इसका व्याख्या करना है कि संसाधन क्या है। तो सबसे पहले आप यही बताएंगे कि संसाधन क्या है, उसके बाद आप इसके बारे में चर्चा करेंगे कि संसाधन कैसे बनते हैं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो आप लोगों ने सबसे पहले यूनिट में ही पढ़ा है आर्थिक क्रियाओं के बारे में। 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और तृतीयक आर्थिक क्रिया ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था या आप लोग पढ़े हैं ना। इसको तो आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। आर्थिक क्रियाओं के बारे में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम श्रेणी की आर्थिक क्रियाएं, जिसमें आप जानते हैं कि अलग अलग श्रेणी में लगे हुए मानव समुदाय को हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जिसमें रेड कॉलर, वाइट कॉलर, इस तरीके से ना। और ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता क्योंकि टाइम नहीं है। को बस क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन वो जहाँ से तैयार कर सकते हैं तैयार कर लीजिए। तो जो दूसरा क्वेश्चन होगा ये वो इन आर्थिक क्रियाओं से आ सकता है। और यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न या दीर्घ उत्तरी प्रश्न तीनों बन सकते हैं ना। क्वेश्चन क्या बन सकता है, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। और हो सकता है किसी ने जोड़ भी सकता है कि इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। यानी आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो यही बताइए कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या हैं अलग अलग, और फिर इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लॉन्ग आंसर में पूछता है तो ये जोड़ के ही पूछेगा, और अगर शॉर्ट में या लघु उत्तरी में पूछता है तो डायरेक्ट पूछ लेगा। तो हम बोल रहे हैं तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने का समय नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं ना। अगर तीसरे क्वेश्चन देखें तो तीसरे क्वेश्चन के रूप में आप याद कर सकते हैं कृषि प्रदेश। क्या, कृषि प्रदेश। तो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं आप नोट करते रहिए। कृषि प्रदेश, कौन से कृषि प्रदेश, विश्व के कृषि प्रदेश, विश्व के कृषि प्रदेश। आप लोगों के सिलेबस में कई लोगों का क्लासिफिकेशन है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है डरवेंट विटलसी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डरवेंट विटलसी के अनुसार, डरवेंट विटलसी के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेशों की व्याख्या कीजिए। विश्व के कृषि प्रदेशों की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो डरवेंट विटलसी के अनुसार विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोगों को, 13। तो 13 कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषता है, किस आधार पर उनको बांटा गया है। इन कृषि प्रदेशों को बांटने से पहले डरवेंट विटलसी जी ने अपने आधार को भी बताया है कि किस आधार पर विश्व को अलग अलग कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। तो 4-5 आधार भी बताए हैं, उनको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। उसके बाद 13 कृषि प्रदेशों के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार
हो जाएगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। ठीक, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें या तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तो तीसरा क्वेश्चन तो हो गया ना, 1 2 3 हो गए ना। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें तो चौथा क्वेश्चन है कृषि भूमि उपयोग मॉडल। कृषि भूमि उपयोग मॉडल। कृषि भूमि उपयोग मॉडल जो कि आप लोगों के सिलेबस में एक लोगों का दिया है वान थ्यूनेन। किसके अनुसार? वान थ्यूनेन ने। वान थ्यूनेन ने कृषि के लिए किस तरीके से भूमि का उपयोग करना है इसके बारे में अपनी एक मॉडल या अपनी एक संकल्पना दी है। उसी संकल्पना को आपको पढ़ जाना है कि वान थ्यूनेन क्या कृषि भूमि उपयोग मॉडल क्या है, यानी कि कृषि करने के लिए किस तरीके से भूमि का उपयोग करना चाहिए, कहाँ पर किस चीज़ की खेती करनी चाहिए या कृषि करनी चाहिए, शहर के समीप किस चीज़ की खेती करनी चाहिए, शहर के दूर किस तरीके की खेती करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में वान थ्यूनेन जी ने अपने इस मॉडल में बताया है। तो वान थ्यूनेन के कृषि भूमि उपयोग मॉडल को आप लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वान थ्यूनेन के कृषि भूमि उपयोग मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 की बात करें या प्रश्न संख्या 4 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 4 है आपका या 5 है, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन ना। 4 हो गया था, 5वां है आपका थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी कि औद्योगिक अवस्थापना के सिद्धांत। ये किसके अनुसार है? ये है अल्फ्रेड वेबर। इसको किसने दिया है? अल्फ्रेड वेबर ने। तो अल्फ्रेड वेबर का थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। इसका पढ़ना है थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी किस स्थान पर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, कौन सा स्पेस सबसे अच्छा होगा किसी उद्योग की स्थापना के लिए। इसके बारे में अल्फ्रेड वेबर जी ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया है, अपनी एक सिद्धांत दिया है, अपनी एक थ्योरी दी है। उसी थ्योरी को आपको पढ़ के जाना है। अल्फ्रेड वेबर के थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक, कृषि इसको बोलते हैं औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, कहाँ पर उद्योग की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो गए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें या 6वें क्वेश्चन की बात करें, तो आप लोगों को दिया है जो लास्ट यूनिट है आपका WTO, जिसको आप लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके क्या कार्य है ना, इसकी क्या विशेषताएं हैं विश्व व्यापार संगठन की, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और पढ़ के जाएंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड या इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही संबंधित है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके से WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है या किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत होता है, तो या फिर दोनों अलग अलग ही पढ़ लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और वो WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन दोनों के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे और इसके बारे में गूगल पे भी आसानी से मिल जाएगा अगर आपको बुक्स में नहीं मिलता है तो, क्योंकि ये कह सकते हैं कि GS की भी चीज़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 या टॉपिक नंबर 7 आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपको पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन के बारे में या फिर जिसको आप लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण
या ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में, और वैश्वीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वैश्वीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण का अलग देशों पर या मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या ग्लोबलाइजेशन का विकासशील देशों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, या डेवलपिंग कंट्री पर या फिर विकासशील देशों पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, उसी के बारे में आपको पढ़ के जाना है और उसी के रूप में एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो 7 क्वेश्चन हो गए, 7 बहुत है क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे या मेहनत करेंगे तो आसानी से इन 7 क्वेश्चंस को 1-2 दिन में तैयार कर लेंगे और अपने एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत सिलेबस सारा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो कहीं से भी आ सकते हैं, उसका कोई फिक्स नहीं है। वो 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए, यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो आसानी से मिल जाएगा और 2 ही करना होता है आप लोगों को, ठीक है। और उसके साथ साथ जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसके भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो आसानी से आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे, ठीक। तो एक ही वीडियो में बीए सेकेंड सेमेस्टर की 6 क्वेश्चन हमने बताया और उसके बाद बीए 4th सेमेस्टर के 7 क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा और आप इसको पढ़ के आसानी से एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो फिर आगे अगले सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए हम लोग कुछ दिन बाद में जुड़ेंगे और जो सिलेबस बाकी है वो सब कंप्लीट होता रहेगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।